गोपी एक थका हारा व्यापारी जंगल के रास्ते से होते हुए अपने घर लौट रहा था और जोरों की भूख लगने की वजह से वो रास्ते में एक जगह पर रुककर खाने के लिए बैठ जाता है। आज भी खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। मेरे पास खाने के लिए इस रोटी के अलावा कुछ भी नहीं है। ये कहते हुए खाने के लिए टिफिन खोलते ही कहीं से उसके सामने एक गाय आकर खड़ी हो जाती है और गोपी की रोटी को ही घूरती रहती है। मेरी तरफ इस तरह मत देखो, मेरे पास ये एक ही है। गाय तो घास खाती है ना, जाकर वो खाओ। वो तो एक गाय है, इसीलिए गोपी की कोई भी बात नहीं समझ सकती है। इसीलिए वो वहीं खड़ी होकर उसकी रोटी को ही देखती जा रही थी। ठीक है, आधी रोटी तुम्हारी और आधी रोटी मेरी। उसके बाद तुम्हें यहाँ से जाना होगा। ये कहते हुए गोपी अपनी रोटी का आधा हिस्सा तोड़कर उस गाय को देता है। वो गाय एक ही बार में आधी रोटी खा लेती है। ये तो मुझसे भी ज्यादा भूखी लग रही है। ये कहते हुए गोपी उस रोटी का दूसरा हिस्सा भी उस गाय को देकर अपने रास्ते चल पड़ता है और गाय भी उसके पीछे पीछे जाती है। तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, जाओ यहाँ से। ये कहते हुए गोपी उस गाय को अपने से दूर करने की कोशिश करता है और दोबारा से अपने घर की ओर चल पड़ता है और वो गाय भी उसके पीछे पीछे आती है। इस बात से गोपी को गुस्सा आता है। मैंने कहा ना कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, जाओ यहाँ से। ये कहते हुए कमजोरी की वजह से वहीं बेहोश हो जाता है गोपी। कुछ देर बाद होश में आकर देखा तो गोपी अपने घर में आराम से सोया हुआ था। मैं यहाँ कैसे पहुँचा? ये कहते हुए बाहर निकलकर देखा तो उसके आंगन में वही गाय खड़ी थी। तुम यहाँ पर भी आ गई? रुको, तुम्हें अभी बताता हूँ। ये कहते हुए गोपी लकड़ी लेकर उसे मारने के लिए जाता है। तभी वहाँ पर उसकी पत्नी सुनीता आकर, ये क्या कर रहे हो आप? जिसने आपको जंगल से उठाकर लाया, आप उसे ही मारने के लिए जा रहे हो? ये मुझे जंगल से लेकर आई थी, लेकिन कैसे? ये बात तो मुझे भी पता नहीं है, लेकिन जब ये घर के पास आपको उठाकर ले आई थी, तब आप बेहोश थे। मैंने इसे घास डाला, लेकिन ये उस घास को पलटकर तक नहीं देख रही है। वो घास नहीं, रोटी खाती है। गोपी परेशान होकर ही सही, लेकिन अपनी बात कहकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं। और कब तक ऐसा ही चलता रहेगा जी? आपको अब व्यापार पर जाना ही होगा। हमारे पास जितना भी खाना था वो सारा हम तीनों ने खत्म कर दिया है। अब खाने के लिए सिर्फ एक रोटी ही बची है। मेरे पास व्यापार करने के लिए पैसे भी नहीं है सुनीता। उस रोटी में से आधा हिस्सा उस गाय को देकर बाकी का आधा हिस्सा तुम खा लो। ये कहकर गोपी बड़ा उदास होकर वही अपने सर पर हाथ लगाकर बैठ जाता है। तभी उस गाय के अंदर से एक कन्या निकलती है। वो देखकर गोपी और उसकी पत्नी हैरान हो जाते हैं। घबराओ मत, मैं देवलोक से आई हुई एक कन्या हूँ। मेरे भाई ने मुझसे कहा था कि धरती पर सभी जानवरों के साथ बुरा बर्ताव करता है। यही बात को पता लगाने के लिए मैंने इस गाय का रूप लिया था। हमसे कोई गलती हो गई तो माफ कर दीजिए। ऐसा मत कहिए, आप लोग बहुत ही अच्छे इंसान हो। इसीलिए मैं आप लोगों को एक तोहफा दे रही हूँ। जब भी आप लोग इस बेजान गाय के पास आकर इसकी पूंछ को हैंडपंप की तरह इस्तेमाल करोगी, तब इसके मुंह से रोटियां निकलने लगेंगी। इससे तुम अपना व्यापार कर सकते हो। ये कहकर वो कन्या वहाँ से चली जाती है। गोपी और सुनीता अपना रोटियों का व्यापार शुरू करके
खुशी खुशी अपना जीवन गुजारते हैं। चौकोपुर नाम के गांव में पक्षी नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसे मुर्गियों से बहुत लगाव था, इसीलिए वो सिर्फ मुर्गियों को ही पालता था और मुर्गियों का ही व्यापार करता था। पक्षी के पास एक मुर्गा था जिसका नाम उसे लाल रखा है। पक्षी को लाल अपनी जान से भी प्यारा था। ना तो उसके भागेर खाता था, ना कहीं बाहर जाता था। लाल, ओ मेरा लाल, जल्दी से आओ, गांव में घूम कर आता है। पक्षी का मुर्गा उसकी आवाज सुनते ही भागकर उसके पास आता है। उसके बाद दोनों साथ में मिलकर गांव में घूमने के लिए जाते हैं। उन्हें देखकर गांव वाले शुरू हो गई पक्षी की ड्यूटी। एक दिन इसे नहीं घूमेगा तो क्या होगा पक्षी? हाँ, कभी तो हमें इसे इतना चाहने की वजह बताओ पक्षी। तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, वो नहीं बताने वाले हैं हमें। तुम्हें ना सही, लेकिन मुझे तो बताओगे ना? सरपंच साहब, आप अब बता भी दो पक्षी। ये बात 1.5 साल पुरानी है, जब लाल एक नौजवान था और रोज की तरह मुर्गियों का दाना डाल रहा था। एक सांप ने मुझे पीछे से ही काटने वाला था। तब लाल ने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी जान बचा ली थी। मुर्गी ने अपनी मुर्गियां दिखा दी। ये लोग आपस में बात कर ही रहे थे। इतने में लाल पक्षी के हाथ से उतारकर भाग जाता है। पता नहीं इसे अब क्या याद आ गया है। वैसे ही आप लोगों को याद तो होगा ना, लाल की जन्मदिन है 2 दिन बाद। आप सभी दावत में जरूर आइए। ये कहकर पक्षी अपने घर चला जाता है, लेकिन उसका लाल वहाँ पर नहीं था। यह अभी तक क्यों नहीं आई है? यही कहीं होगा, आ जाएगा। ये कहते हुए खुद ही खुद को दिलासा देकर सो जाता है पक्षी। अगले दिन सुबह रोज की तरह पक्षी सुबह उठकर लाल को आवाज देता है, लेकिन लाल उसके पास नहीं आ रहा था। इसे हो क्या गया है? मेरी आवाज सुनकर भी नहीं आ रहा है। पक्षी ये सोचकर परेशान हो ही रहा था कि तभी उसे बाहर से किसी के पुकारने की आवाज आती है। पक्षी बाहर निकलकर देखा तो उस आदमी के हाथ में लाल था। यह तुम्हारे हाथ में क्या कर रहा है और इसे क्या हुआ है? कल तुम्हारी लाल की मुर्गी सरपंच के मुर्गी के साथ घूम रही थी, तब से इसका दिल टूट गया है और इधर उधर भटक रहा है। दुखी मत हो मेरे दोस्त, कल तुम्हारा जन्मदिन है ना। तुम्हारे जन्मदिन पर मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा सरप्राइज प्लान किया है। ये कहते हुए पक्षी वहाँ से सीधे और अकेले सरपंच के घर जाता है और उससे कुछ बात करके वहाँ से चला जाता है। वहाँ से निकलकर पक्षी एक और शख्स के घर जाता है। वहाँ पर भी 1-2 बातें करके वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह पक्षी के घर के पास अच्छी दावत चल रही थी। सरपंच और पक्षी के दोनों दोस्त अपने हाथों में बिरयानी की प्लेट्स पकड़कर पक्षी के पास आते हैं। वैसे ही तुमने ये बताया नहीं कि तुम मेरे मुर्गी की क्या करनी थी? हाँ, और मेरी मुर्गी का भी। मैं समझ गया, अपनी प्लेट्स देखो। हाँ, ये बिरयानी उन्हीं 2 धोखेबाजों की बनाई है मैंने। अच्छा, तो तुमने इसलिए हमसे मुर्गियाँ खरीदी थी? हाँ। पक्षी की बचकानी बातें सुनकर एकदम से सब हंस पड़ते हैं। सब अच्छे से खाने के बाद अपने अपने घर चले जाते हैं और पक्षी भी थकान की वजह से जाकर लेट जाता है। खत्म कर दो मेरे मालिक को, तुझे जिंदगी भर दूध पिलाऊंगा।